नमस्कार। हमने जो ये सीरीज स्टार्ट की थी नए आपराधिक कानूनों से रिलेटेड, उसमें आज हम सेकंड क्लास भारतीय न्याय संहिताएं की ही पढ़ने वाले हैं। जहां से हमने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे, पर जैसी परंपरा चली आई है कि कल जो पढ़ा था या परसों जो हमने पढ़ा था उसके रिवीजन के लिए हमें पुराना सब रिवीजन करना पड़ेगा, ताकि मैं आपको बोलते चलूँ और आपको याद होता रहे। तो वो रिवीजन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने कल क्या क्या देखा था? हमने कल पढ़ा था कि सन 2000 में वीएस मल्लीमठ समिति बनी थी, जो केरला व कर्नाटका के चीफ जस्टिस थे, मुख्य न्यायाधीश थे। उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी थी कि नए आपराधिक कानून लाए जाने चाहिए। इसके अलावा हमने कुछ तारीखें देखी थी कि 12 दिसंबर 2023 को लोकसभा में लाया गया, 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा से पारित किया गया, 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा से पारित हुआ, 25 दिसंबर 2023 को अधिनियमित किया गया, मतलब राष्ट्रपति महोदया ने हस्ताक्षर किए, और 1 जुलाई 2024 को लागू हो गया। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि इसमें 358 सेक्शन है, जबकि पहले वाले भारतीय दंड संहिता में 511 सेक्शन हुआ करते थे। भारतीय न्याय संहिता में 20 अध्याय है, जिसमें से अध्याय नंबर 5 महिलाओं और बच्चों संबंधित प्रावधानों से के अंतर्गत है। हमने कुछ बाहरी धाराएं भी देखी थी, जैसे धारा 2(8), जो कि दस्तावेजों के विस्तार के लिए परिभाषित है कि दस्तावेज में इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन के जो मीन्स है वो भी दस्तावेज की परिभाषा में आएंगे। हमने धारा 2(3) देखी थी, जहां हमने बच्चे की परिभाषा देखी थी। धारा 2(3) के अंतर्गत कहा गया था कि बच्चा 18 वर्ष से कम आयु का जो व्यक्ति होगा उसे बच्चे की कैटेगरी में लाया जाएगा। इसके अलावा हमने धारा 2(10) भी देखी थी। धारा 2(10) में महिलाओं संबंधित जेंडर संबंधित बात थी, जिसमें पुरुष, महिला व ट्रांसजेंडर तीनों को बताया गया था। इससे रिलेटेड हमने जब इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन साक्ष्य देख रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन माध्यम से अपराध देख रहे थे, तब धारा 239 देखी थी। और धारा 239 में हम- हमें दस्तावेज की परिभाषा, जो कि आईटी एक्ट 2000 व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में थी, वो भी लिखी हुई थी। इसके अलावा यहीं पर आजीवन कारावास का प्रावधान भी था। अब हम देखते हैं साथ साथ कि हमने क्या क्या पढ़ा। हम पीछे स्क्रीन पर चलता रहेगा और हम राजद्रोह वाली बातें, सामुदायिक सेवा वाली बातें, तो हम पीछे से पढ़ते रहेंगे और मैं आपको रिवाइज करता रहूंगा। एक एक रिवीजन कर लेंगे, फिर हमारे कंटिन्यू रहेंगे हम कि हमने क्या क्या देखा था। ये वही बात है कि मुख्य न्यायाधीश वीएस मल्लीमठ, जो केरला व कर्नाटका के मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने एक रिकमेंडेशन दी थी कि क्यों ना एक पुराने कानूनों को बदला जाए। तो हमें नाम याद रखना है कि वीएस मल्लीमठ समिति, जो 2000 सन में बनी थी। इसके अलावा हमने 3 कानून देखे थे। कल भी बात की थी कि जो हमारा आईपीसी था, इंडियन पिनल कोड, वह 1860 का था, जिसे आज हम भारतीय न्याय संहिता के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी बात की थी कि सीआरपीसी, जो कि 1973 की थी, जिसे आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हमने इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि 1872 के थे, उन्हें आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये 3 मूल कानून हम पढ़ने वाले हैं, और हमें ये मालूम होना चाहिए कि तीनों के तीनों जो मूल कानून है वह किस वर्ष में आए थे और अब कब आए हैं। तो हमने देखा 1860 में आईपीसी आई थी, 1973 में सीआरपीसी आई थी, और इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में आया था। इन दोनों में 101 साल का अंतर है, इन दोनों में 12 साल का अंतर है, और इसमें 113। उस हिसाब से आप अपने याद रख सकते हैं एक सीक्वेंस वाइज। इसके अलावा हमने कुछ अन्य प्रावधान भी देखे थे, जिसमें हमने सामुदायिक सेवा की बात की थी कि अगर कोई दंड करता है तो हमने एक उदाहरण लिया था कि जो हमारा ये द्रव्यवती नाला है, इसकी साफ सफाई कराई जाए। तो वो एक समुदाय की सेवा भी होगी, क्योंकि हम सभी प्रताड़ित हैं इस बदबू से, तो हमें पता है समुदाय की सेवा भी हो रही है और दंड का दंड दिया जा रहा है। तो ये 4 मामले तो हमने देख लिए थे। एक तो उद्घोषणा के जवाब में उपस्थित न होना था, एक आत्महत्या का प्रयास था, एक मानहानि था, और एक नशे में धुत व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक कदाचार। आज खैर 31 भी है, तो क्या पता कितने लोगों को सामुदायिक सेवा मिलने वाली है। खैर ये 4 प्रावधान हमें तो याद रखने की, नशे की धुत में, या मानहानि संबंधित, या फिर
आत्महत्या का प्रयास और उद्घोषणा के जवाब में उपस्थित न होना, इन 4 आधारों पर सामुदायिक सेवा दी जाएगी। हमें ये चारों आधार याद होने चाहिए। उद्घोषणा के जवाब में उपस्थित न होना, आत्महत्या का प्रयास, मानहानि और नशे की धुत में व्यक्ति द्वारा कदाचार। इसके अलावा हमने सेडिशन, राजद्रोह संबंधित बात भी पढ़ी थी। राजद्रोह में हमने पढ़ा था कि महात्मा गांधी को 1922 में, बाल गंगाधर तिलक को 1897 में, 1891 में एक कर्नाटक कोलकाता में एक केस हुआ था जोगिंदर चंद्र बोस से संबंधित। तो 3 केस पढ़े थे। हमने देखी थी कि धारा 124 ए थी, जिसे आज परिवर्तित करके धारा 152 कर दिया गया है। हमने इसकी भाषा शैली भी देखी थी कि भारत सरकार के प्रति घृणा, अवमानना या संतोष लाने के लिए के शब्दों का उपयोग करता है, चाहे वह मौखिक हो, लिखित हो, दृश्य चित्रणों द्वारा हो या संकेतों के माध्यम से हो, चारों आधार पर हो, जिसमें से भारत सरकार की घृणा, अवमानना, संतोष पुराने समय में कहा जाता था। ये इसलिए लाया गया था कि हमारे जो इंडिपेंडेंस के लिए जो लोग लड़ रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनको दबाया जा सके। इसीलिए हमने देखा था कि हमारे 3 केस हमने पढ़े भी थे इसमें, 1891, 1897 और 1922 में। बाल गंगाधर तिलक 1897 में, 1922 में महात्मा गांधी। 124 ए से धारा को परिवर्तित करके हमने धारा 152 ले आए थे, और राजद्रोह के इस्तेमाल के बदले हमने भारतीय न्याय संहिता में भारत की संप्रभुता ये पहला, एकता दूसरा और अखंडता तीसरा, इन संबंधित शब्दों का उपयोग किया था। हमें तीनों शब्द भी याद होने चाहिए। धारा 124 ए से धारा 152 याद होनी चाहिए। तीनों 1891, 1897 और 1922, ये तीनों केस याद होने चाहिए। इसके अलावा हमने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपराध के बारे में बात की थी, तो हमने धारा 239 भी पढ़ी थी कि धारा 239 में दस्तावेज की वही परिभाषा होगी जो हम रिवीजन में कर भी चुके हैं। इसी के लिए आजीवन कारावास तक का प्रावधान होगा अगर इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन माध्यम से, मतलब साइबर अपराध करते हो, तो साइबर अपराध के लिए पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से साइबर अपराध के लिए दंड के प्रावधान कितने हैं, तो आजीवन कारावास तक के यह प्रावधान है। साथ साथ हमने धारा 28 जो दस्तावेज की परिभाषा के बारे में बताती है, वो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं तो महानानी संबंधित बातें आती है। हमने कल भी पढ़ा था, तब राजद्रोह और महानानी में सिर्फ इतना ही अंतर देखा था कि महानानी सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के या किसी समूह के खिलाफ हो सकती है, जबकि राजद्रोह भारत सरकार के खिलाफ था। भाषा शैली वही है कि मौखिक, लिखित, संकेत, दृश्य चित्रों के द्वारा किसी का अपमान किया जाता है। ये पहले धारा 499 में हुआ करती थी, और इसके लिए 2 साल की सजा का प्रावधान हुआ करता था भारतीय दंड संहिता में। 2 साल तक का अवधि का साधारण कारावास का जुर्माना था। आज जब भारतीय न्याय संहिता आई है, तो हमने 2 साल के दंड का कारावास का प्रावधान तो रखा ही है, साथ ही साथ हमने इसमें सामुदायिक सेवा भी जोड़ दी गई है। अब मानहानि के लिए 2 वर्ष का कारावास तो है ही है, साथ में साथ सामुदायिक सेवा भी जोड़ दी गई है। हमने ये भी देखा था कि धारा 499 तो है आईपीसी की, और इसी में हमने इसको परिवर्तित करके धारा 356 कर दिया है भारतीय न्याय संहिता में। ये हमने मानहानि संबंधी चीजें देखी थी। हमने ये भी देखा था कि धारा 309 जो पुरानी वाली थी, नई वाली भी हम पढ़ लेंगे, आत्महत्या के प्रयास में, तो हमने चर्चा की थी कि आत्महत्या का प्रयास एक आपराधिक अपराध है क्या। तो हमने चर्चा में पाया कि आत्महत्या का प्रयास एक आपराधिक अपराध नहीं है। क्यों नहीं है? कि जो पहले से ही मानसिक रूप से प्रताड़ित है, उसे और दंड दे दिया जाए तो वो और प्रताड़ित होगा। इसलिए आत्महत्या का प्रयास जो पहले भारतीय दंड संहिता या आईपीसी में दंड का प्रावधान या आपराधिक अपराध रखता था, आज भारतीय न्याय संहिता में आपराधिक अपराध नहीं है, सिवाय एक कंडीशन में। जब हमने बात की थी कि कोई आदमी केरोसिन की बोतल लेके आ जाता है कि अगर हमारे अतिक्रमण समाप्त किया गया तो हम केरोसिन खुद के ऊपर डाल लेंगे, या सरकारी कर्मचारियों को राजकार्य में बाधा उत्पन्न करे, तो वो एक आपराधिक अपराध है, इसके लिए 1 साल की सजा है। बाकी आत्महत्या का प्रयास जो धारा 309 के अंतर्गत भारतीय न्याय आईपीसी में था, एक आपराधिक अपराध नहीं है। लेकिन एक कंडीशन है कि जब राज कार्य में बाधा उत्पन्न करे या सरकारी कर्मचारियों को कार्य करने में समस्या हो, उत्पन्न हो। ये लिखी है कि आत्महत्या का प्रयास एक आपराधिक अपराध नहीं है। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी कि आपसे आत्महत्या के रिलेटेड सवाल पूछे जाए कि आत्महत्या का प्रयास एक आपराधिक अपराध है क्या, कौन सी धारा में था, अभी कौन सी धारा में है, कौन सी कंडीशन है। 4 ऑप्शन दे दी कि आरपीएस इसी प्रकार के तो प्रश्न बना रही है। परिणाम स्वरूप जब एक की सरकारी कर्मचारी के
या उसके आधिकारिक कर्तव्य को पूरा करने से रोकने पर मजबूर करे तो 1 वर्ष तक के कारावास या फिर सामुदायिक सेवा का। सामुदायिक सेवा जब हमने 4 देखी थी, उसमें से मानहानि और आत्महत्या का प्रयास तो हो गया है, उद्घोषणा वाला और नशे की धुत वाला बाकी है। उसके अलावा भीड़ द्वारा हत्या, जब हमने एक ही स्लोगन याद किया था कि खून के बदले खून, वही खून के खून बदले खून वाली बात है। इसके लिए हम धारा अभी जल्दी पढ़ेंगे। इसकी सामुदायिक न्याय की आड़ में आकर हमने डिस्कस भी किया था कि गांव के लोग कोई व्यक्ति जिसने एक्सीडेंट कर दिया उसको पकड़ के ले जाते हैं और बरगद के पेड़ पर बांधते हैं और जोरदार पिटाई करते हैं तो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उन सभी के खिलाफ मॉब लिंचिंग या भीड़ द्वारा हत्या का प्रावधान लगेगा, जिसके लिए मृत्युदंड तक के प्रावधान है। अभी हमने मृत्युदंड तक के प्रावधान में ये पहला ही देखा है। याद रखिएगा कि मृत्युदंड किन किन में आता है। अभी हम चार ऐसे चीजें देखेंगे जिनमें मृत्युदंड तक का दंड दिया जाता है। पहला हमारे आ चुका है, अवयस्कों से बलात्कार। अवयस्कों से बलात्कार में भी मृत्युदंड है। मतलब अभी हमारे दो आ चुके, एक तो है अवयस्कों से बलात्कार और दूसरा है भीड़ द्वारा हत्या, मॉब लिंचिंग, जिसमें हमने पढ़ा था कि खून के बदले खून, मॉब लिंचिंग में खून के बदले खून। और अवयस्कों से बलात्कार जो धारा 376, ये धारा 376 भी पुरानी है, धारा 309 भी पुरानी है, धारा 499 जो मानहानि में है, धारा 499 मानहानि में, धारा 309 आत्महत्या के प्रयास में और धारा 376 अवयस्कों से बलात्कार में। ये तीनों की तीनों ही धारा पुरानी है, मतलब भारतीय दंड संहिता की है, भारतीय न्याय संहिता की नहीं है। हमें याद रखना है कि अगर हमें एग्जाम में क्वेश्चन है कि क्या ये भारतीय न्याय संहिता की धारा है, तो मना कर देना कि ये पुराने प्रावधान में ये धाराएं थी। इसके आगे जो धारा हम परिवर्तन हुआ वो हम पढ़ेंगे, साथ के साथ पढ़ते जाएंगे। अवयस्कों से बलात्कार के लिए भी मृत्युदंड का प्रावधान हो गया है। पहले इसमें सिर्फ और सिर्फ ये कहा गया था कि कम से कम 10 साल की सजा दी जाएगी आईपीसी में। आज हमने इसे मृत्युदंड तक के प्रावधानों में जोड़ दिया गया है। यहीं तक अपने पढ़ा था। अगर हम इसे सम अप करना चाहे तो 12 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 25 तारीख, 1 जुलाई 2000 में वीएस मल्लीमठ समिति। इसके अलावा धारा 239 में दस्तावेज के हेतु परिभाषा और आजीवन कारावास संबंधित बात की गई है। धारा 28 में दस्तावेज की बात की गई है। इसके अलावा धारा 23 में बच्चे की परिभाषा है। धारा 210 में महिलाओं मतलब जेंडर संबंधित बातें की गई है। इसके अलावा हम देखें तो सामाजिक सेवा में 4 आधार है, उद्घोषणा के वाला, एक मानहानि वाला, एक आत्महत्या का प्रयास और चौथा नशे की धुत में। दूसरा हमने देखा राजद्रोह। राजद्रोह में धारा 124 ए से 152, इसके लिए 1891 का केस, 1893 का केस और 1922 में महात्मा गांधी को जब 6 साल की सजा हुई थी। इसके अलावा इसमें घृणा, अवमानना, असंतोष जैसे शब्द है, जैसे दृश्य से हो, मौखिक हो, लिखित हो या फिर संकेतों द्वारा हो। ये हमने राजद्रोह के लिए देखा था। राजद्रोह के बाद इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन साधन हमने देखे थे, जिसमें धारा 239 और धारा 28 आई थी और उसमें दंड के लिए आजीवन कारावास तक का प्रावधान था। इसके बाद हमने मॉब लिंचिंग भी देखा, जहाँ खून के बदले खून वाली बात देखी थी। मतलब मॉब लिंचिंग के लिए दंड का प्रावधान मृत्युदंड है। इसके अलावा हमने अवयस्कों से बलात्कार देखा था, जो धारा 376 में है। धारा 376 में अवयस्कों से बलात्कार हेतु भी पहले कम से कम 10 साल की सजा थी, जो आज मृत्युदंड का प्रावधान है धारा 376 में। आत्महत्या का प्रयास जो पहले धारा 309 में वर्णित था, वो पहले एक आपराधिक अपराध था, पर आज के समय में आत्महत्या का प्रयास एक आपराधिक अपराध नहीं है। लेकिन एक शर्त है कि सरकारी कर्मचारियों को उनके कार्य में बाधा उत्पन्न करे तो एक आपराधिक अपराध माना जा सकता है, जिसके लिए 1 साल की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा हमने मानहानि भी पढ़ा था। मानहानि जो धारा 499 में था, जिसके लिए 2 साल की सजा दी जाती थी, आज भी 2 साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन साथ ही साथ हमने इसमें सामुदायिक सेवा भी जोड़ दी है। यही हमने पढ़ा था। अब एक बात आती है कि आतंकवाद संबंधित जो इतनी बड़ी, मैं तो कहता हूँ इसे एक महामारी के तौर पर ही मान लीजिए। एक आतंकवाद इतना जो चरम सीमा पर अपने चल रहा है कि सब जगह आतंकवाद आतंकवाद। हम ये देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन ने अभी तक आतंकवाद की परिभाषा तक नहीं दी है। अमेरिका के जब 9/11 नहीं हुआ था, उससे पहले अमेरिका ने भी आतंकवाद को स्वीकार नहीं किया था। उसके बाद 2000 के आसपास या 2000 के बाद अमेरिका भी मानने लगा कि आतंकवाद जैसी भी कोई चीज होती है। जब भारत कहा करता था आतंकवाद संबंधित बातें किया करता था, तो अमेरिका विभिन्न फोरम पर उसे दरकिनार कर देता था। हमने देखा कि यूनाइटेड नेशन में तो भले ही फिर भी आतंकवाद की परिभाषा नहीं है, परंतु हमारे जो भारतीय दंड संहिता से परिवर्तित करके हम भारतीय न्याय संहिता ला रहे हैं, कम से कम उसमें तो आतंकवाद की परिभाषा हो। अब हमारे लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आतंकवाद की परिभाषा संबंधित धाराएं भी हम याद करें।
हालांकि आपको यहाँ पर आतंकवाद की परिभाषा के लिए पीछे धारा 111 दिखाई दे रही है। एनसीईआरटी में ही एक बार आतंकवाद के लिए धारा 111 शब्द का उपयोग किया गया है और 2 बार धारा 113 उपयोग की गई है। हालांकि फिर मैंने जानने की कोशिश भी की कि भारतीय न्याय संहिता की ऑफिशियल वेबसाइट खोली तो धारा 113 ही आतंकवाद की मानी जाती है। पीछे एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दे रखा, जहां भी उन्होंने उत्तर धारा 113 ही मान रखा है। तो हमें दोनों याद रखने हैं कि धारा 111 व धारा 113, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है, लेकिन ज्यादा सही सटीक उत्तर धारा 113 होगा। मतलब आतंकवाद संबंधित प्रावधान भारतीय न्याय संहिता की धारा 113 में है। धारा 113, धारा 111 में संगठित अपराध है। पर एक बार एनसीईआरटी में शायद ये मिसप्रिंट हो गया या क्या हुआ मुझे पता नहीं, पर 111 के बारे में वर्णन कर रखा है। बाकी हर बार धारा 113 का ही यूज में लिया गया है। तो आतंकवाद की परिभाषा भी हमें याद होनी चाहिए कि आतंकवाद की क्या परिभाषा दी। इनमें पूछ लेगी कि आरपीएससी पूछ लेगी आतंकवाद की परिभाषा में निम्न में से कौन सा घटक नहीं है। इसलिए मैं आतंकवाद की परिभाषा भी याद होनी चाहिए कि किसी व्यक्ति को आतंकवादी कृत्य करने वाला तब माना जाएगा जब वह भारत में या विदेशी देश में। अब भारत में या विदेशी देश में जोड़ने का मतलब ये है कि अगर खालिस्तानी समर्थक जब कनाडा जैसे देश में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कुछ कार्य करते हैं, तो वो चाहे कनाडा में करे, चाहे ऑस्ट्रेलिया में करे, चाहे अमेरिका में करे, वे भी हमारे लिए आतंकवाद की श्रेणी में ही आएंगे। भारत में हो या विदेश में, पहला घटक ये हो गया भारत। दूसरा घटक हो गया भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालने वाले। भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कोई भी काम, चाहे भारत में करो चाहे विदेश में करो, इसके साथ साथ आम जनता या उसके एक हिस्से को डराने या किसी कृत्य से सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने की वजह से कोई कार्य करता हो। मतलब ये मान लो कि दशहरा चल रहा है, दशहरे में किसी ने बम इम्प्लांट कर दिया है या ऐसी कोई चीज जिससे आम जनता या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने वाला काम हो, तो ये भी आतंकवाद की परिभाषा में आता है। आतंकवाद की परिभाषा में क्या क्या शामिल है? भारत में हो या फिर विदेश में। इसके अलावा भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा। भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा इन तीनों को प्रभावित करती है या आम जनता या उसके एक हिस्से को खतरे में डालने का कार्य करती है, या फिर सार्वजनिक जो हमारा सार्वजनिक व्यवस्था बनी है उसको बिगाड़ने का कार्य करती है, तो धारा 113 के अंतर्गत आतंकवाद की परिभाषा में आती है। धारा 113 भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा, चाहे भारत में हो चाहे विदेश में हो, या फिर हमारे आम जनता या उसके एक हिस्से को डराना या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने वाले कार्य करना। भारतीय न्याय संहिता ने पहली बार एक सामान्य कानून के रूप में एक पृथक अपराध के रूप में परिभाषित किया गया। द भारतीय न्याय संहिता डिफाइन टेररिज्म एज अ सेपरेट ऑफेंस फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हमने भारतीय दंड संहिता में आतंकवाद जैसी कोई बात नहीं की थी, परंतु भारतीय न्याय संहिता में आतंकवाद जैसी बात की गई है। तो ऑप्शन में पूछ ले कि निम्न में से कौन से प्रावधानों पर भारतीय दंड संहिता में चर्चा नहीं हुई थी परंतु भारतीय न्याय संहिता में हुई है। ऑप्शन नंबर ए राजद्रोह, ऑप्शन नंबर 2 मानहानि, ऑप्शन नंबर 3 अवयस्कों से बलात्कार और ऑप्शन नंबर 4 आतंकवाद। तुम्हें पता होना चाहिए कि आतंकवाद में पहले कभी चर्चा नहीं हुई थी, अभी आतंकवाद के लिए धारा 113 में बात हुई है। इसमें आजीवन कारावास के साथ साथ मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। अभी तक हमने 3 प्रावधान देख लिए जिसमें मृत्युदंड दिया जाता है। पहला हो गया मॉब लिंचिंग, दूसरा हो गया अवयस्कों से बलात्कार और तीसरा हो गया आतंकवाद। 3 चीजें देख ली, इसमें मृत्युदंड तक की सजा दी जा सकती है। एक बात याद रखने की, जुर्माने की राशि कितनी है। कितनी बार हम ये जुर्माने की राशि भूल जाते हैं कि पूछ ले कि जो धारा 113 के अंतर्गत जब आतंकवाद के प्रावधान किए गए हैं उसमें भारतीय न्याय संहिता में जुर्माने की राशि कितनी रखी गई है। ऑप्शन ए 5 लाख, ऑप्शन बी 10 लाख, ऑप्शन सी 15 लाख, ऑप्शन डी 20 लाख। तो हमें पता होना चाहिए कि 10 लाख ऑप्शन में 10 लाख का जुर्माना रखा गया है। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता जनता के किसी भी वर्ग को डराना, ये एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है कि BNS has broadened the scope of including intimidate any segment of the public disturbing public order। मतलब जनता के किसी भी एक वर्ग को डराना या सार्वजनिक व्यवस्था को खराब करना भी आतंकवाद की परिभाषा में आएगा। तो हमने आतंकवाद में मोटी मोटी बातें पढ़ी है। धारा 113 भारत में हो चाहे विदेश में हो, भारत की एकता, अखंडता या संप्रभुता से बात कर लीजिए, और सुरक्षा खतरे में डालने वाले कोई कार्य करे, चाहे
भारत की जनता के किसी एक वर्ग को डराना या धमकाना या सार्वजनिक व्यवस्था खराब करना हो, इसके लिए आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक का प्रावधान है। 10 लाख रुपए तक की जुर्माने 10 लाख रुपए तक के जुर्माने के प्रावधान है। और इसमें बिना पेरोल के नहीं छोड़ा जाता। पेरोल क्या होती है? जैसे पेरोल होती है जिसमें 7 साल से अधिक की सजा के संबंधित कोई होता है कि दंड दिया जाता है, जिसमें 7 साल से अधिक की कारावास के लिए प्रावधान होते हैं, तो उसमें पेरोल पर छूट के आ सकते हैं। जैसे आसाराम बापू, हम सुनते हैं, खबरों में आता है कि पेरोल पर छूट क्या है, कुछ राशि दी जाती है, इसमें सिक्योरिटी के साथ जेल से कुछ समय के लिए बेल दी जाती है, वापस जेल में आना होता है, वो पेरोल होती है। आतंकवाद में पेरोल जैसा कोई प्रावधान नहीं है। कि हम खुद भी सोच सकते हैं कि अगर आतंकवादियों को पेरोल पर बाहर लाया जाएगा तो वो जेल की सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि फलानी फलानी जगह पर कमरा बना हुआ है, ऐसा कमरा बना हुआ है, यहाँ से बम से उड़ा सकते हैं। या फिर वो बाहर आए तो लाइव ह्यूमन बम बन के घूम सकते हैं, खुद के शरीर पर बम बांध के घूम सकते हैं, जिससे आम जनता को खतरा हो सकता है। तो वही वाली बात है, बस 10 के मृत्युदंड का सजा दी जाएगी बिना पेरोल के, और आजीवन कारावास और 10 लाख रुपए तक के दंड के प्रावधान है, और कुछ नहीं। हालांकि ये बात याद रखनी कि अभी तक हमने 3 चीजें देख ली जहां पर मृत्युदंड है। तीनों आपको पता होगी, एक और आएगी तब हम चारों को लिखेंगे कि चार कौन कौन सी चीजें हैं। संगठित अपराध। संगठित अपराध ये धारा 111 में है। हमने वहाँ आतंकवाद के संबंधित धारा 111 जो एनसीईआरटी में भी लिखी थी, हालांकि एनसीईआरटी अगली बार धारा 113 बताती है, तो मैं धारा 113 ही ज्यादा याद रखनी है। तो धारा 111 में संगठित अपराध के बारे में है। अब संगठित अपराध के बारे में भी अलग अलग प्रकार की बात की गई है कि जो कोई भी निरंतर गतिविधि जो प्रकृति गैर कानूनी और समाज को नुकसान पहुंचाती है, उसे मृत्युदंड। अब हमने देख लिया कि 4 जगह मृत्युदंड के प्रावधान है। हम देखते हैं कि मृत्युदंड के प्रावधान किन किन जगह पे है। एक, धारा 376, मतलब अवयस्कों से बलात्कार। दूसरा, भीड़ द्वारा हत्या, मॉब लिंचिंग में है। तीसरा, आतंकवाद, मतलब धारा 113। चौथा, संगठित अपराध, मतलब धारा 111। इन 4 जगह पर मृत्युदंड के प्रावधान है। तो हमसे पूछ लेंगे कि निम्न में से कौन से अपराध में मृत्युदंड का प्रावधान नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, अवयस्कों से बलात्कार। ऑप्शन नंबर बी, मॉब लिंचिंग। ऑप्शन नंबर सी, आतंकवाद। ऑप्शन नंबर डी, राजद्रोह। तो हमें पता होना चाहिए कि किस में मृत्युदंड का प्रावधान है और किस में मृत्युदंड का प्रावधान नहीं है। राजद्रोह में तो अधिकतम 3 साल की सजा तक भी थी, हालांकि गांधी जी को 6 साल दी गई थी। पर यह हमें याद होना चाहिए कि किन किन में है। तो संगठित अपराध क्या होते हैं, संगठित अपराध कैसे होते हैं, हम देखते हैं कि अपहरण, किडनैपिंग। किडनैपिंग का मतलब वही है कि हमने जब कोई फिल्में देखी तो लाल कलर की एक वैन आती है, वैन से गेट खुलता है, 4 लोग काले मास्क पहन के आते हैं और एक आदमी को उठाकर अपहरण करके ले जाते हैं। तो पूरा एक गिरोह होता है, इसका मतलब एक संगठित अपराध है। डकैती, रोबरी। अभी हमने धुरंधर देखी थी तो रहमान डकैत। अब रहमान डकैत की तो पूरी एक फौज है, मतलब ये भी एक संगठित अपराध है। इसके अलावा वाहन चोरी। वाहन चोरी भी एक आदमी के बस की बात तो है नहीं। एक आदमी तो रेकी करेगा कि फलानी फलानी जगह पे वाहन पड़े रहते हैं, दूसरा आदमी निगरानी रखेगा कोई आ तो नहीं रहा है, तीसरा आदमी उसको चोरी करेगा, फिर कोई उसके पार्ट्स को बेचेगा। मतलब वाहन चोरी भी एक संगठित अपराध है। इसके अलावा जबरन वसूली। अब वसूली भाई, हम जब तारक मेहता भी देखते हैं तो पूरा उसमें भी वसूली भाई आता है, तो पूरा एक गिरोह होता है। मतलब वसूली करना या जबरन वसूली करना या फिर एक्सटॉर्शन, ये भी एक संगठित अपराध है। भूमि हड़पना, लैंड ग्रेबिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग मतलब सुपारी लेना, सुपारी लेने के संबंधित बातें। इकोनॉमिक ऑफेंस, आर्थिक अपराध। ये आर्थिक अपराध क्या होते हैं? आर्थिक अपराध वो अपराध होते हैं जाली नोट छापना, कोई नकली नोट छापता है, या हमने स्कैम 2003 देखी होगी तब नकली स्टाम्प छापना, या हवाला संबंधित जो कारोबार करते हैं वो सभी आर्थिक अपराध में आते हैं। और आर्थिक अपराध के लिए भी धारा 111 के तहत संगठित अपराध रहेंगे। या गंभीर परिणाम वाले साइबर अपराध, जो गंभीर परिणाम वाले साइबर अपराध है वो भी धारा 111 के अंदर संगठित अपराध में आएंगे। या फिर व्यक्तियों को, ड्रग्स को, हथियारों को या अवैध वस्तुओं को या सेवाओं की तस्करी, व्यक्तियों की तस्करी की जा रही है या ड्रग्स की तस्करी की जा रही है, स्मगलिंग की जा रही है, वो सभी भी संगठित अपराध या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में आएंगे, जो धारा 111 में लिखे हुए हैं। फिरौती के लिए मानव तस्करी, रैकेट सहित कोई भी निरंतर गैर कानूनी गतिविधि, सिंडिकेट,
के सदस्य के रूप में या किसी सिंडिकेट की ओर से हिंसा करना। सिंडिकेट हमने पुष्पा देखी तो पुष्पा में सिंडिकेट आती है कि लाल चंदन के लिए सिंडिकेट बनाई गई। सिंडिकेट के अपने नियम होते हैं कि इतनी रेट पर चंदन बेचा जाएगा, जैसे उस मूवी में देखा था। अगर कोई नहीं मानता है तो हिंसा की जाती थी। मतलब हिंसा, सिंडिकेट के सदस्य या सिंडिकेट द्वारा की गई हिंसा भी एक संगठित अपराध है। हिंसा की धमकी, जबरदस्ती, भ्रष्टाचार या संबंधित गतिविधियां वित्तीय सहायता को प्रावधान एक संगठित अपराध के रूप में माना जाएगा। इसके अलावा हमने एक और देखा कि यहाँ पर धारा 110 और धारा 112 दोनों होगी। छोटे संगठित अपराध के लिए धारा 110 और धारा 112 दोनों होगी। ये तो एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ये मूल भारतीय न्याय संहिता में लिखी हुई है। जब छोटे संगठित अपराध की बात की गई है, कि बड़े संगठित अपराध तो हमने देख लिया कि अपहरण हो गया, डकैती हो गया, वाहन चोरी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो गया, आर्थिक अपराध हो गया, सिंडिकेट द्वारा हिंसा हो गई, या फिर अ, दूसरे भी हो गए कि ड्रग्स की इनकी तस्करी हो गई, वो संबंधित सभी चीजें हो गई। लेकिन जो छोटे संगठित अपराध है वो सेक्शन 110 और 112 में है, जहां पर छोटे अपराध के बारे में, छोटे संगठित अपराधों के बारे में बताया गया है। इसका मतलब छोटा संगठित अपराध है सामान्य रूप से ऐसा अपराध जो देश के नागरिकों की सुरक्षा की भावना पैदा करता है। इसके लिए कुछ नहीं कि 1 वर्ष का कारावास की सजा दी जाएगी। जबकि बड़े संगठित अपराध जो धारा 111 में है उनके लिए मृत्युदंड है। लेकिन छोटे संगठित अपराधों के लिए जो धारा 110 में है, उनके लिए धारा 110 और धारा 112 में उनके लिए 1 साल की जेल का प्रावधान है। तो अभी हम देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। आज हमने आतंकवाद से शुरू किया था। आतंकवाद के लिए हमने धारा 111 व धारा 113 दोनों देखी थी। इसके अलावा हमने आतंकवाद की परिभाषा में देखा था कि भारत में हो चाहे विदेश में हो, या फिर भारत या विदेश में होने के अलावा जो भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डाले, या भारत की जनता के किसी एक वर्ग को या फिर सार्वजनिक व्यवस्था को खतरे में डालने का कार्य करते हैं, वो सभी आतंकवाद की परिभाषा के घटकों में आते हैं। भारत या विदेश, भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कार्य, या फिर जनता के किसी वर्ग या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने वाले कार्य, धारा 113 के अंतर्गत। इसके लिए मृत्युदंड का प्रावधान है, और मृत्युदंड का प्रावधान है। इसके अलावा हमने ये बात याद रखनी कि आतंकवाद में जुर्माने की राशि वो 10 लाख रुपए तक की होगी। इन्हें बिना पेरोल के छोड़ा नहीं, मतलब पेरोल के साथ भी नहीं छोड़ा जाएगा। इसके अलावा मृत्युदंड का प्रावधान भी है। संगठित अपराध अभी हमें हाल ही में हमने देखे कि धारा 111 और धारा 110 व 112 में है। धारा 111 में बड़े संगठित अपराध है, उनके हमने कुछ उदाहरण देख लिए थे। हमें ये पता होना चाहिए कि धारा 111 जो संगठित अपराध के बारे में बताती है, वहां भी मृत्युदंड का प्रावधान है। हमने 4 आधार देख लिए थे कि अवयस्कों से बलात्कार, आतंकवाद, या फिर संगठित अपराध, और एक और था मॉब लिंचिंग, जहां हमने पढ़ा था खून के बदले खून। इन चारों चारों अपराध करने पर मृत्युदंड का प्रावधान है। यह संगठित अपराध के बारे में हमने पढ़ा था। संगठित अपराध के प्रकार देखे थे कि कौन कौन से किडनैपिंग है, रोबरिंग है, व्हीकल थेफ्ट है, एक्सटॉर्शन है, लैंड ग्रैबिंग है, सिंडिकेट द्वारा करे गए काम है। घृणास्पद भाषण। जब हम देखते हैं कि घृणास्पद भाषण होते क्या है, आज हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में कुछ अमानवीय चीजें हो रही है। उनके पीछे बहुत सारे भाषण दिए जाते हैं। भाषण दिए जाते हैं तो वह घृणास्पद भाषण होते हैं। घृणास्पद भाषण कैसे होते हैं? क्या वह किसी एक धर्म के खिलाफ होते हैं, किसी जाति के खिलाफ होते हैं, किसी नस्ल के खिलाफ होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर जगह जन्मे लोगों के खिलाफ होते हैं, वह सभी घृणास्पद भाषण होते हैं। हम ये भी देखते हैं कि आजकल हमारे नॉर्थ ईस्ट में ये भी चल रहा है कि वी आर नॉट चिंकी, वी आर नॉट चाइनीज, या वगैरह वगैरह बातें। तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ घृणास्पद भाषण जैसे ये जा रही है। तो घृणास्पद भाषण को पहले बता रखा था परंतु परिभाषित नहीं कर रखा था। पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन साधन आए, टीवी आ गई, और अब तो स्मार्टफोन्स भी आ गए, तो कोई भी एक जगह दिया गया भाषण विभिन्न जगह चला जाता है। अगर वह एक भाषण विभिन्न जगह चला जाता है तो घृणास्पद भाषण का फैलने की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज हो गई है। अगर फैलने की स्पीड तेज होगी तो सरकार को प्रावधान करने पड़े। तो घृणास्पद भाषण को अब जाके भारतीय न्याय संहिता में परिभाषित किया गया है, पहले इसे परिभाषित नहीं किया गया था। घृणास्पद भाषण को प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए, धारा 295 ए और धारा 505, तीन धाराओं में घृणास्पद भाषण को परिभाषित किया गया था पहले। अभी नहीं परिभाषित नहीं किया गया था, बस घृणास्पद भाषण के कुछ प्रावधान थे, छोटे मोटे, परिभाषित कोई नहीं दी गई थी। जो धारा 153 ए
सिद्धू मूसेवाला गाना, धारा 295 ए और धारा 505, धारा 153 ए, धारा 295 ए और धारा 505 के प्रावधानों पर आधारित है। भारतीय न्याय संहिता ने ग्रहणास्पद भाषणों के निपटने के प्रावधान के लिए अद्यतन और विस्तार किया, इसे एक अपराध के रूप में माना है। अब अपराध के रूप में इसे माना गया है, विच वॉज नॉट डिफाइंड अंडर आईपीसी, जिसे आईपीसी के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया था। हालांकि हमने 3 धाराएं देख ली है, धारा 153 ए, धारा 295 ए, धारा 505, पर उनमें सिर्फ कुछ कुछ छुटपुट बातें ही थी, घृणास्पद भाषण की कोई परिभाषा नहीं थी। हमें पूछ लेंगे कि क्या भारतीय दंड संहिता आईपीसी में घृणास्पद भाषण को परिभाषित किया गया था, तो नहीं किया गया था। घृणास्पद भाषण को परिभाषित भारतीय न्याय संहिता में जो 2023 में आई थी उसमें परिभाषित किया गया है। इस धारा के अंतर्गत सजा का प्रावधान सख्त दंड और 3 साल तक का कारावास हो सकता है। हमने जब महानानी पढ़ी थी तब हमने देखा था कि 2 साल का कारावास की बात थी। हम अब घृणास्पद भाषण पढ़ रहे हैं जिसमें 1 साल बढ़ा दीजिए, 3 साल की सजा के प्रावधान है। घृणास्पद भाषण में हमने क्या क्या देखा, धारा 153 ए, धारा 295 ए और धारा 505। इन तीनों धाराओं में पहले कोई छुटपुट बातें पुरानी भारतीय दंड संहिता में की गई थी, परंतु भारतीय न्याय संहिता में इसे परिभाषित करने का काम किया गया है जो पहले नहीं था। इसके लिए 3 साल का प्रावधान है। इसके पहले हमने संगठित अपराध देखे थे, जिसमें धारा 111 के अंतर्गत बड़े संगठित अपराध थे जिनके लिए मृत्युदंड की सजा का प्रावधान था। उसके अलावा धारा 110 व धारा 112 में छोटे संगठित अपराधों के बारे में बताया गया था, जिनमें 1 साल तक की सजा का प्रावधान था। हमने उसके पहले देखा कि धारा 113 में आतंकवाद संबंधित प्रावधान है, जो भारत में हो चाहे विदेशी देश में हो, जो भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कोई कार्य करे। शब्द देख लेना, एकता या संप्रभुता हो सकता है। उसके अलावा भारत की एकता, संप्रभुता और सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कोई कार्य करता है, या भारत की जनता या किसी समुदाय वर्ग को या समुदाय की जो व्यवस्था बनी है उसे खराब करने का कार्य करता है, तो आतंकवाद की परिभाषा के अंतर्गत आता था। उसके लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना था, मृत्युदंड के प्रावधान थे और पेरोल पर भी नहीं छोड़ा जाएगा। ये हमने अभी तक 3 ही कंपोनेंट्स पढ़े हैं आज के। पर्यावरण प्रदूषण, हम सिंपल सी, इसमें कोई ज़्यादा बात नहीं कि पर्यावरण प्रदूषण कोई कार्य करता है तो उसके लिए भारतीय न्याय संहिता में ही परिभाषित किया गया है। पहले इसमें कोई परिभाषित किया भी नहीं गया था। इसके अलावा इसमें पनिशमेंट होगी 10 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, जिसमें 10 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है। बस यही बात है, हमें सिर्फ इतना ही याद रखना। आप पीछे पढ़ भी सकते हैं, पर काम काम की यही बात है कि पहले पर्यावरण संबंधित बातें, पर्यावरण के लिए दंड का प्रावधान थे नहीं। अब पर्यावरण के लिए भी, अब एनवायरनमेंट के लिए हम देख रहे हैं कि अरावली बचाओ आंदोलन चल रहा है, उस हिसाब से अब एनवायरनमेंट के लिए अवेयरनेस भी आ रही है लोगों में। तो अवेयरनेस आ रही है तो भारतीय न्याय संहिता में भी पर्यावरण प्रदूषण की बातें की गई है, जिसके लिए 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा हम एक और बात देखते हैं कि सेक्सुअल हरेसमेंट, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स एटसेट्रा, धारा 69, कपटपूर्ण तरीके से यौन संबंध बनाना, कि नौकरी दे देंगे आपको, आपका प्रमोशन कर देंगे, शादी करने का झूठा वादा करना, ये सभी प्रकार की जो चीजें हैं ये कपटपूर्ण तरीके से यौन संबंध बनाने में आती है, जो धारा 69 में बताई गई है। धारा 69 में कपटपूर्ण तरीके से यौन संबंध बनाने के संबंधित प्रावधान है, जिसमें 10 साल तक की सजा और जुर्माना भी सम्मिलित है। 10 साल की सजा तक का प्रावधान अगर आप कपटपूर्ण तरीके से यौन संबंध बनाते हैं, जो कि सेक्शन 69, धारा 69 के अंतर्गत वर्णित है। रोजगार, पदोन्नति का झूठा वादा करना, पहचान छिपाना, प्रलोभन देना या विवाह करना सम्मिलित हो, झूठे विवाह के वादे करना, ये हमने देखा। तो हमने 10-10 साल वाले, जिसमें 10 साल की जेल होती है, वो दो देखे हैं। एक तो हो गया हमारा पर्यावरण संबंधित, दूसरा हमारा हो गया है कपटपूर्ण तरीके से यौन संबंध बनाना, जो धारा 69 में है। इन दोनों में 10 साल की सजा है। इसके अलावा हमने मृत्युदंड जैसे भी चीजें देखी थी, जो 4 जगह थी। एक तो थी मोब लिंचिंग में, इसके अलावा एक थी हमारे अवयस्कों से बलात्कार में, जो धारा 376 में थी। एक हमने देखी है धारा 113, जो कि आतंकवाद में है। एक हमने देखा है संगठित अपराध, जो कि धारा 111 है। आप सोच के बताना कि धारा 309 क्या है। सोचना, क्या हमें चीज़ें याद भी हो रही है, क्या हम रिवाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो संबंधित सभी चीज़ें होती है। बाकी मैं आपको एक छोटी सी बात साझा कर दूं कि
हमें रिवीजन ऐसे करना चाहिए कि आज की पढ़ी हुई चीज़ है जो हमने 1 घंटे की क्लास में पढ़ी है, या क्लासरूम चलती जब 2 घंटे की क्लास में हम पढ़ते हैं, उसे हाथों हाथ याद कर लिया जाए। हाथों हाथ याद करने से फ़ायदा ये होता है कि वो जो चीज़ हमें अगर 4-5 घंटे बाद रिवीजन करेंगे तो उसके लिए 40 मिनट के आसपास का समय लगेगा, या 30 मिनट के आसपास का समय लगेगा। वो अगर हम हाथों हाथ याद कर ले तो हमें मात्र 5-7-8 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते, 2 घंटे की पढ़ाई हुई क्लास में जो पढ़ा है। तो ऐसा करने की कोशिश कीजिए, जल्दी याद होगा। एबिंगास कर्व जो मैंने पहले ही बताया था कि फॉरगेटिंग कर्व होता है, जितना ज़्यादा समय बीतता जाता है पढ़े हुए और रिवीजन में, उतना ही अधिक समय लगता है हमें चीज़ें याद करने में। तो हाथों हाथ अगर रिवीजन कर लिया जाए तो फॉरगेटिंग कर्व के अनुसार बहुत कम समय लगेगा। हमने अभी तक यही चीज़ें पढ़ी थी जो हमने रिवाइज कर ली है। अब हम ये हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे, हमने बोला था कि आपको ये वाले क्वेश्चन कुछ नहीं आया होगा, जिसमें से एक ये संगठित अपराध वाला था, जिसमें मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो पीछे उन 10-12 की सूची में लिखा हुआ था, ये एक संगठित अपराध है। अब हम अगली पीपीटी की ओर चलते हैं। अभी हमने जो कुछ पढ़ा है उम्मीद है याद होगी कि आतंकवाद संबंधित कौन से प्रावधान है, संगठित अपराध किसमें है, पर्यावरण प्रदूषण के लिए 10 साल की सजा है, कपटपूर्ण तरीके से यौन संबंध बनाना धारा 69 में उसके लिए 10 साल की सजा है, मानहानि संबंधित धारा 499 है, क्या आत्महत्या करना एक आपराधिक अपराध है या नहीं है, ये संबंधित सभी चीजें देखी। धारा 239, धारा 2(8), धारा 2(10), धारा 2(3), बीएसएमएल लिमिट समिति, वही सब बातें ये हम पहले ही देख चुके हैं कि दिसंबर 12, 2023 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, 20 दिसंबर को लोकसभा से पास हुआ, 21 दिसंबर को राज्यसभा से पास हुआ, और 25 दिसंबर को राष्ट्रपति ने साइन कर दिए, और ये लॉ एनेक्टेड हो गया, मतलब कानून लागू हो गया। कानून अधिनियमित हो गया, और 1 जुलाई को कानून लागू हुआ। ये अधिनियमित हुआ हुआ जब राष्ट्रपति महोदया हमारी साइन कर देती है तो कोई भी कानून एनेक्टेड हो जाता है, मतलब अधिनियमित हो जाता है, और 1 जुलाई 2024 को ये लागू हुए थे। अभी हम देख रहे थे कि सामुदायिक सेवा संबंधित प्रावधान देख रहे थे, या फिर एक सवाल पूछा जा सकता है, चांसेस तो कम है पर फिर भी, कि भारतीय दंड संहिता का नाम या इंडियन पीनल कोड का नाम परिवर्तित करके भारतीय न्याय संहिता क्यों रखा गया? मतलब दंड की जगह न्याय शब्द को क्यों जोड़ा गया? बस सिंपल सा है कि पूछ लेंगे कि भारतीय न्याय संहिता जो नाम रखा गया उसके पीछे मुख्य ध्येय क्या है। ऑप्शन 1, 2, 3, 4 आ जाएंगे। ऑप्शन क्या है, मतलब क्या क्या हो सकता है कि ये न्याय सामाजिक न्याय का द्योतक है। द न्याय सिग्निफाइज सोशल जस्टिस। पॉइंट नंबर 1, न्याय सामाजिक न्याय का द्योतक है। पहला, वर्तमान भारतीय न्याय संहिता दंडात्मक विचार भारतीय दंड संहिता, किसी को दंड दिया जाए, जबकि भारतीय न्याय संहिता न्याय की ओर एक परिवर्तन है जो प्रतिरोधात्मक पहलू को रोकता है। मतलब पहले होता था भारतीय दंड संहिता का एक मूल मतलब होता था प्रतिशोधात्मक, कि प्रतिशोध निकालो, अगर किसी ने कोई काम किया है तो उसके प्रतिशोध के रूप में दंड दिया जाए। परंतु जो भारतीय न्याय संहिता है वह प्रतिशोध पर नहीं, सुधारात्मक प्रयास करती है। इसका द्योतक है, सामाजिक न्याय का द्योतक है। साथ ही साथ दंडात्मक विचार से न्याय की ओर एक परिवर्तन है, और प्रतिशोधात्मक से सुधारात्मक दृष्टिकोण, ट्रांजिशन फ्रॉम रिट्रीब्यूटिव टू रिफॉर्मेटिव अप्रोच, और प्यूनिटिव टू न्याय। न्याय शब्द का ही उपयोग इंग्लिश में भी किया जाता है। आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंग्लिश में भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम ही होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इंग्लिश और हिंदी दोनों में वही नाम से संबोधित की जाएगी। हमने सामुदायिक सेवा हमने जब पढ़ी थी तो हमने डिस्कस किया था कि 4 प्रावधान हमने देखे थे, कि उद्घोषणा वाला, नशे की दुत वाला, या मानहानि वाला, आत्महत्या का प्रयास वाला। तो सामुदायिक सेवा जो सिर्फ भारतीय न्याय संहिता में पहली बार इंट्रोड्यूस की गई, ये भारतीय दंड संहिता में नहीं थी। इसके क्या महत्वपूर्ण बिंदु है कि छोटे छोटे अगर अपराधों के लिए अगर दंड दिया जाएगा तो शायद जेल में भीड़ भाड़ बढ़ जाएगी, तो जेल में भीड़ भाड़ कम करने का काम करती है। इसके अलावा जब हमने पढ़ा कि द्रव्यवती नाले की सफाई करने के लिए किसी कह दिया, या स्प्रिंग बोर्ड की क्लासरूम को सफाई करने के लिए कह दिया, तो एक समुदाय या फिर समाज का भला ही होता है कि द्रव्यवती नाले में जितनी बदबू आती है या जितना पानी खराब है उसकी सफाई हो जाएगी, तो सरकार के पैसे बचेंगे, और समुदाय के लिए या समाज के लिए एक उत्तरदायी के तौर पर भी कार्य करेगा, या समाज में जवाबदेही के तौर पर भी कार्य करेगा। तो ऐसे 2-3 बातें एनसीईआरटी में लिख रखी थी, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि एनसीईआरटी में लिखी हर एक शब्द पर हम गौर करें और हर एक शब्द को पढ़ें। यहाँ मैं कुछ चीज़ें पहले छोड़ कर भी चल रहा हूँ जो पढ़ाने की नहीं होती है, वो सिर्फ आप रीडिंग कर लेना। आपको पीपीटी ऑलरेडी या पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है, आज वापस कर दी जाएगी। बस यही सभी चीज़ें हैं। इसके अलावा संगठित अपराध, ये भी हमने देख लिया है कि धारा
111 के अंतर्गत संगठित अपराध को परिभाषित किया गया। इसके अंदर डकैती हो गया, वाहन चोरी हो गया, जबरन वसूली हो गया, भूमि हड़पना हो गया, इकोनॉमिक ऑफेंस हो गए, साइबर क्राइम्स हो गए, ट्रैफिकिंग हो गई, ड्रग्स हो गई, एटसेट्रा वगैरह वगैरह क्राइम्स हमने संगठित अपराध ये दोनों हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके अलावा आतंकवाद संबंधित प्रावधान भी है। जो आतंकवाद संबंधित प्रावधान है वो हम पहले ही देख चुके हैं। बस ये है कि धारा 113 यहाँ साफ साफ लिख दी गई है। आतंकवाद की हमें परिभाषा अवश्य अवश्य याद करनी पड़ेगी कि चाहे भारत में हो चाहे विदेश में हो, जो भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कार्य करे, जनता के डराने या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के कार्य की वजह से कोई अपराध करते हैं तो उसे आतंकवाद माना जाएगा, धारा 113 में है। अब समावेशी भाषा का उपयोग किया गया, यहाँ से हम फिर कुछ नई चीजें पढ़ने लगते हैं। यहाँ हम तीसरा पॉइंट देखेंगे तो हमारे पीछे लिखा होगा कि चल संपत्ति में हर प्रकार की संपत्ति शामिल है। अब ये चल और अचल प्रकार की अलग अलग संपत्ति होती है। अचल संपत्ति वह होती है जो जमीन से जुड़ी हुई होती है, और चल संपत्ति में हर प्रकार की संपत्ति से यहाँ ये प्रावधान है कि आगे भी हम जब पढ़ेंगे तो आजकल जो संपत्ति है, पहले कॉपीराइट जैसा कुछ नहीं था, ये 1900 शताब्दी में आया था। तो कॉपीराइट जैसा या फिर इसके अलावा पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, हम जब हमारे कुछ भी वस्तु खरीदते हैं, नाइकी के जूते खरीदे तो नाइकी का चिन्ह होगा, या फिर कॉपीराइट नोट्स होते हैं उनके पीछे कॉपीराइट लगाया जाता है, कॉपीराइट एक्ट 1957 होता है। पेटेंट होता है, हम देखते हैं कि बहुत से जो पेटेंट करा लिया जाता है कि हमारी ये चीज़ कोई और नहीं बेच सकता, ये फॉर्मूला कोई और नहीं बेच सकता, तो वो सभी भी संपत्ति में शामिल होगी, और वो सभी भी चल संपत्ति की परिभाषा में शामिल होगी। यही कहा गया है कि चल संपत्ति में हर प्रकार की संपत्ति शामिल होगी। तो हमें पता होना चाहिए कि जो चल संपत्ति है उसमें पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लोगो, ये सभी चीजें भी चल संपत्ति में शामिल होगी। बाकी एक और बात की, अवयस्क को बच्चे से प्रतिस्थापित किया गया है। अवयस्क जो 18 वर्ष से कम उम्र का होता है, मतलब माइनर होता है, उसे बच्चे से प्रतिस्थापित किया गया है। अवयस्क को बच्चे से प्रतिस्थापित किया, याद रखना। बाकी हमने सेक्शन धारा 210 देख ही ली थी, उसमें हमने बच्चे की परिभाषा लिखी हुई है, 18 साल से कम उम्र का कोई हो तो उसे धारा 210 के अंतर्गत परिभाषित कर रखा था। बाकी ये धारा 203 में, धारा 210 में अंतर्गत ट्रांसजेंडर को बताया गया था कि ट्रांसजेंडर शब्द का पहली बार उपयोग धारा 210 में किया गया। हमें याद होनी चाहिए ये बातें। हमने यहाँ एक ही देखी बात देखी कि चल संपत्ति में हर प्रकार की संपत्ति शामिल है, अवयस्कों को बच्चों से प्रतिस्थापित किया गया है, और धारा 210 के अंतर्गत ट्रांसजेंडर शब्द का उपयोग किया गया है। एक पृथक अपराध के रूप में छीना झपटी। पहले क्या होता था कि चोरी के अंतर्गत ही सभी चीजें आ जाती थी, कि चोरी के अंदर ही चेन स्नेचिंग हो गई, किसी ने चेन खींच ली तो वो भी चोरी के अंतर्गत हो गई, 5,000 रुपए से कम की चोरी की गई वो भी चोरी के अंतर्गत आती थी। मतलब सभी के लिए एक ही धाराएं थी। तो पुलिस को व जजेस को दिक्कत आती थी कि किसे किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाए। तो भारतीय न्याय संहिता में इस काम को सरल कर दिया गया है कि छीनने संबंधित प्रावधान अलग कर दिए गए हैं। छीना झपटी जो चेन पुलिंग होती है, मोबाइल खींच लिया जाता है, उनके लिए अलग प्रावधान कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो 5,000 रुपए से कम की चोरी है उसके लिए अलग प्रावधान कर दिए गए हैं, जो बड़ी चोरी है उनके लिए अलग प्रावधान कर दिए गए। तो इस हिसाब से अलग अलग वर्गीकरण कर दिया गया ताकि जो न्याय है या भारतीय न्याय संहिता है वो सिंप्लीफाई या सरलीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जा सके। उसी के लिए प्रावधान किए गए हैं कि अब छीना झपटी को एक पृथक अपराध के रूप में धारा 304 में माना गया है। तो हमारे लिए ये काम की बात है कि धारा 304 के अंतर्गत छीना झपटी को एक पृथक अपराध के रूप में माना गया है। इसमें हमने देखे तो 5 पॉइंट है, पर काम के हमारे बहुत कम है कि भारतीय न्याय संहिता क्यों शब्द यूज किया गया, क्योंकि न्याय सामाजिक न्याय का द्योतक है। ये दंडात्मक से न्याय की ओर एक पहुंच है, प्रतिशोधात्मक से सुधारात्मक प्रयास है। इसके अलावा हमने जो सामुदायिक सेवा देखी थी कि जेल में भीड़ भाड़ कम हो जाएगी, वो संबंधित सभी बातें थी। आतंकवाद के लिए धारा 113, संगठित अपराध के लिए धारा 111, और इसके अलावा समावेशी भाषा का उपयोग में चल संपत्ति में हर प्रकार की संपत्ति शामिल है। अवयस्कों को बच्चों से प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। धारा 210 में ट्रांसजेंडर शब्द का उपयोग किया गया है, और धारा 304 में एक पृथक अपराध के रूप में छीना झपटी को उपयोग में लिया गया है। धारा 304 छीना झपटी। अब कुछ कुछ प्रावधानों को हटाया गया, कि निम्नलिखित प्रावधान हटाया गया कि पूछ ले कि भारतीय न्याय संहिता में निम्न में से किन प्रावधानों को हटाया गया। तो हमें पता होना चाहिए कि भारतीय न्याय संहिता में व्यभिचार, एडल्ट्री, व्यभिचार आप समझ ही गए होंगे। हम जब जैनिज्म या बुद्धिज्म पढ़ते हैं तब भी कहा जाता है कि एडल्ट्री को हटाना चाहिए। वो भी पंचव्रत में एक कंपोनेंट है, नो टू एडल्ट्री।
या व्यभिचार न होना। आत्महत्या का प्रयास हमने पहले ही पढ़ लिया है कि आत्महत्या के प्रयास को एक आपराधिक अपराध नहीं माना गया है। इसके अलावा अप्राकृतिक अपराध, ये अप्राकृतिक अपराध क्या होता है? हमने जब पढ़ा कि कोर्ट ने निर्णय दिया था नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत सरकार केस में, तब उसमें कहा गया था कि धारा 377 सेक्शन 377, जिसमें पुरुष पुरुष या महिला महिला या होमोसेक्सुअल लोग आपस में यौन संबंध बना सकते हैं या उस संबंधित सभी बातें की गई थी। तो आपराधिक उसे अप्राकृतिक अपराध माना गया था क्योंकि प्रकृति ने पुरुष महिला वाला एक कपल का ग्रुप बनाया गया था। तो नवतेज सिंह जौहर में जो धारा 370 जो आईपीसी में थी उसे समाप्त कर दिया गया। अब अप्राकृतिक अपराध एक अपराध की भूमिका में नहीं आता है, ना ही आत्महत्या का प्रयास एक आपराधिक अपराध है, और व्यभिचार एडल्ट्री भी अब एक अपराध नहीं है अगर ये कंसेंट से हो, मतलब कंसेंट के साथ किसी और संबंध बनाया जाए तो एक अपराध के तौर पर नहीं माना जाएगा भारतीय न्याय संहिता के अनुसार। हमारे काम की बात यह है कि निम्न में से कौन से प्रावधानों को भारतीय दंड संहिता से भारतीय न्याय संहिता में हटाया गया। पहला, व्यभिचार एडल्ट्री। दूसरा, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड आत्महत्या का प्रयास। तीसरा, अप्राकृतिक अपराध या धारा 377। तो और चौथा ऑप्शन पूछ ले कि अवयस्कों से बलात्कार, तो मैं पता होना चाहिए कि अवयस्कों से बलात्कार तो है, परंतु व्यभिचार, आत्महत्या का प्रयास करना और धारा 370 या अप्राकृतिक अपराध को हटा दिया गया है। हमने हिट एंड रन वाला, हिट एंड रन देखते ही पहले सलमान खान स्वतः ही याद आ जाते हैं। तो इसके लिए भी कुछ प्रावधानों को जोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि पहले गाड़ियां हुआ करती नहीं थी, पहले घोड़े हुआ करते थे। 1860 में इतने सब कुछ इस तरीके से सोचा भी नहीं गया कि हिट एंड रन से संबंधित भी कुछ चीजें हो सकती है कि कोई व्यक्ति, एक गाड़ी आएगी, गाड़ी नाम की चीज आएगी जो चढ़ा दी जाएगी और किसी की मृत्यु हो जाएगी। तो उसके लिए धारा 106(2) हिट एंड रन के मामले में, हम धारा 106 भी देखेंगे, वो तेजी से गाड़ी चलाना है। तो धारा 106(2) के अंतर्गत हिट एंड रन से संबंधित बातें की गई है। इसमें क्या बातें की गई है कि कोई आदमी आ रहा है जो कार चलाते हुए आ रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर हमने भी देखा कि कोई रईस आदमी होते हैं जो फरारी व लेम्बोर्गिनी लेकर घूमते हैं, और साथ में छोटे छोटे 17-18 साल के बच्चे होते हैं जो फुटपाथ पे साइड में सोए व्यक्ति को कुचल जाते हैं और मुड़ के देखते भी नहीं है, ना पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं ना किसी को इन्फॉर्म करते हैं। तो हिट एंड रन के अंतर्गत आते हैं। हिट एंड रन में ये होता है कि कोई आदमी किसी व्यक्ति को गाड़ी चलाते हुए, तेजी से गाड़ी चलाते हुए उसकी मृत्यु का कारण बनता है। मृत्यु का कारण बन जाए वो एक एक्सीडेंट हो सकता है, परंतु पुलिस को या मजिस्ट्रेट को सूचना दिए बिना अगर वह वहां से फरार हो जाता है तो हिट एंड रन धारा 106(2) के अंतर्गत आएगा और उसे 10 साल की सजा का प्रावधान है। मतलब हिट एंड रन, धारा 106(2) और सजा 10 साल, तीन काम की बातें हैं। हिट एंड रन के मामले, हिट एंड रन के बढ़ते मामले को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध बनाया गया। जो कोई भी जल्दबाजी या लापरवाही से किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है और पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को घटना का खुलासा किए बिना वहां से भाग जाता है, तो वो हिट एंड रन के अंतर्गत आएगा जो धारा 106(2) में बताई गई है। धारा 106(2) और इसके लिए 10 साल की सजा, 10 साल की कारावास संबंधित प्रावधान है। 10 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट के प्रावधान है। तो हमने देखा कि हिट एंड रन के लिए भी 10 साल है। इसके पहले हमने दो चीजें और देखी जिनके लिए 10 साल के दंड के प्रावधान थे। सोचो कौन कौन सी हो सकती है वो? क्या वो पर्यावरण से संबंधित है क्या? क्या उसमें धारा 69 भी कहीं आएगी क्या कि कपटपूर्ण तरीके से यौन संबंध बनाना? बिल्कुल। ये तीन हमने केस देख लिए जहां पर 10 साल की सजा के प्रावधान थे। चौथा में बाद में चर्चा करेंगे, पर पहले ही बता देता हूँ। तेजी से गाड़ी चलाना जो धारा 106 के अंतर्गत आएगा, उसके लिए भी 10 साल की सजा का प्रावधान है। हमने 4 मृत्युदंड वाले भी देखे थे, शायद आपको अब तो याद भी हो गए होंगे कि अवयस्कों से बलात्कार धारा 376 जो पहले हुआ करती थी, आतंकवाद, संगठित अपराध, या हमने एक बात की थी खून के बदले खून, मतलब मॉब लिंचिंग। तो ये चारों के अंतर्गत मृत्युदंड दिया जाता है। 4 के अंतर्गत 10 साल का सजा है, जिसमें से एक पर्यावरण हो गया, एक हो गया कपटपूर्ण तरीके से यौन संबंध बनाना धारा 69, एक हो गया हिट एंड रन धारा 106(2), एक हो गया तेजी से गाड़ी चलाना धारा 106। इसके पहले हमने निम्नलिखित कौन कौन से प्रावधानों को हटाया गया था ये पढ़ा था कि व्यभिचार या एडल्ट्री को हटाया गया, अप्राकृतिक अपराध को हटाया गया और आत्महत्या के प्रयास को समाप्त किया गया। एक पृथक अपराध के रूप में छीना झपटी
धारा 304 में एक छीना झपटी को एक पृथक अपराध के रूप में शामिल कर लिया गया है, मतलब चोरी से अलग कर दिया गया है, जो धारा 304 के अंतर्गत है। और समावेशी भाषा का उपयोग किया गया, जिसमें चल संपत्ति में हर प्रकार की संपत्ति शामिल है, मतलब पेटेंट, कॉपीराइट वगैरह सब शामिल है। और अवयस्कों को बच्चों से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। किसी बच्चे को अपराध के रूप में रखना या धंधे पर लगाना, धारा 95। अब आप एक चीज अभी से नोटिस कर लेना कि धारा सेक्शन 91 से 99, धारा 91 से 99 तक जितनी भी धाराएं आएगी वो सभी बच्चों से रिलेटेड होगी। धारा 91 से धारा 99 तक जितनी भी बातें आएगी वो सभी बच्चों से संबंधित होगी। धारा 64 के आसपास या 65 के आसपास से 75 या 73 तक जितनी भी धाराएं आएगी वो सभी बलात्कार संबंधित प्रावधानों के से होगी। दो बातें हमें पता हो या नहीं हो, ये याद रखना है कि 65 से 73 या 64 से 75 आसपास की जो भी बातें होगी वो बलात्कार से संबंधित होगी। धारा 91 से लेकर धारा 99 तक जितनी भी बातें होगी वो सभी बच्चों से संबंधित होगी। ये दो बातें हमें याद होनी चाहिए कि 91 से 99 बच्चे, और 65 से 73 तक बलात्कार संबंधित प्रावधान है। तो यहाँ पर कहा गया है कि किसी बच्चे को अपराध करने के लिए काम पर रखना है, धंधे पर लगाना। किसी बच्चे को, छोटा बच्चा होता है, उसे वेश्यावृत्ति में जोड़ दिया जाता है। किसी बच्चे को काम पर रखना, नौकरी पर लगना, उसको वेश्यावृत्ति में जोड़ दिया जाता है। अलग अलग छोटे छोटे हमने ये भी देखा है कि कोई छोटा सा बच्चा होता है, जैसे एक मूवी है, अभी नाम तो याद नहीं आ रहा, स्लम डॉग मिलियनेयर नाम की मूवी है, इसमें हम देखते हैं कि बच्चों को लाया जाता है, जो अनाथ बच्चे होते हैं उन्हें लाया जाता है और उनमें से पूछा जाता है कि आप में से सब, उनको भीख मंगवाई जाती है वैसे, और उनसे पूछा जाता है कि आप में से सबसे अच्छा गाना कौन गाता है। तो आप, उनको प्रलोभन दिया जाता है कि आप में जो सबसे अच्छा गाना गाएगा उसे इंडियन आइडल में भेजा जाएगा और आपको वहाँ सम्मानित भी किया जाएगा और खूब सारे पैसे आएंगे। भीख से तो कम पैसे आते हैं, तो आपको वहाँ ज़्यादा पैसे आएंगे और सुख सुविधा भी दी जाएगी। तो बच्चों में एक होड़ बन गई कि हम अच्छा से अच्छा गाना गाए। तो वहाँ जब बुलाया जाता है, उनको गाना गवाया जाता है, मजदो मन श्याम मोहन मोरी अखियां प्यासी रहे, इस प्रकार का गाना गाया जाता है। एक बच्चा बहुत ही अच्छा गाना गाता है, तो उसको पकड़ लिया था और उसकी आंखें फोड़ दी जाती है। गाने का नाम याद है क्या? कि श्याम मोहन मोरी अखियां प्यासी रहे, इस प्रकार का कोई गाना गवाया जाता है। तो उसे, उस बच्चे की आंखें इसलिए फोड़ दी जाती है ताकि उसे भीख ज्यादा मिले, क्योंकि अंधों को भीख ज्यादा दी जाती है। ये एक प्रकार का, पहली बात तो संगठित अपराध है, मानव तस्करी संबंधित भी हो जाता है, मानव का शोषण भी हो जाता है। दूसरी बात बच्चों से रिलेटेड भी है कि बच्चों को पकड़कर उन्हें भीख मंगवाई जाती है, धंधे पर लगाया जाता है। तो इस प्रकार के अपराध धारा 95 के अंतर्गत आती है। जब बच्चों, किसी अपराध के रूप बच्चों को काम पर रखना, नौकरी पर रखना, हम देखते हैं कि सूरत में जो हीरे की फैक्ट्री, वहाँ छोटे छोटे बच्चे ही काम करते हैं। या जब हमने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी पढ़ा था, हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे जो कपड़े की फैक्ट्री होती है उनमें अच्छे से काम करते हैं, क्योंकि जो मशीन बहुत सकड़ी सकड़ी सी होती है, उनमें से छोटा सा बच्चा आराम से निकल के जा सकता है। तो छोटा बच्चा आराम से उस मशीन के अंदर जाके काम कर सकता है, जहाँ मरने की, कटने की संभावना भी बहुत ज़्यादा होती है, पर वहाँ बच्चे ही जा सकते हैं, बड़ा आदमी जा नहीं सकता। तो बच्चों को इन प्रकार की चीज़ों में लगाया जाता है। तो बच्चों को काम पर रखना, नौकरी पर रखना है, छोड़ने करते हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 95 के अंतर्गत दंडनीय अपराधी माना गया, जिसके लिए न्यूनतम 7 वर्ष से 10 साल की सजा का प्रावधान है। मतलब चाइल्ड लेबर संबंधित बातें भी इसी में, हमारे काम की बात है। धारा 95, 7 से 10 साल की सजा, किसी बच्चे को काम पर रखना है, धंधे पर लगाने से संबंधित, धारा 95। इसके अलावा राजद्रोह हम देख चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकृति हम देख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल दस्तावेज की परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को सम्मिलित किया गया है। ये सभी चीजें हम देख चुके हैं। एक नई चीज आती है जीरो एफआईआर, जो शायद आपने सुनी होगी या नहीं सुनी होगी, कि कोई बड़ा सा अपराध हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमने पुरानी मूवीज देखी है कि कोई, किसी का मर्डर हो जाता है और हम एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं पुलिस स्टेशन में। तब पुलिस वाला कहता है कि खून कहाँ पर हुआ था, तो हम कहते हैं कि खून फलानी फलानी जगह पे हुआ था। पुलिस वाला हंसते मुस्कुराते हुए कहता है कि सॉरी, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे थाने के अंतर्गत नहीं आता, ये एरिया, ये उस थाने के अंतर्गत आता है, वहां जाके कंप्लेन करो। या कोई सूचना हो गई, मान लीजिए कहीं डकैती हो गई, आपको सूचना मिली है कि डकैती फलानी फलानी जगह हो गई, और जिन लोगों को डकैत आए हुए हैं वह पुलिस को सूचना नहीं दे पा रहे, तो आप किसी और भी पुलिस थाने में जाकर, किसी भी जगह के, मान लो आप राजस्थान में डकैती हो रही है, आप कर्नाटक में रह रहे हैं,
आप कर्नाटक के पुलिस थाने में जाकर भी एफआईआर कर सकते हो। उसे जीरो एफआईआर की श्रेणी में रखा जाएगा, पर जीरो एफआईआर की भी कुछ शर्तें हैं। पहले मूल बात यह है कि किसी भी पुलिस थाने में जाकर हम एफआईआर को दर्ज करा सकते हैं, परंतु ये सिर्फ संज्ञेय अपराधों के लिए हो सकती है और उन अपराधों के लिए हो सकती है जहां पर पुलिस का हस्तक्षेप बहुत ही ज्यादा जरूरी हो और तुरंत हस्तक्षेप जरूरी हो। उनके लिए जीरो एफआईआर होगी। और जीरो एफआईआर की धारा 173 है। ये जीरो एफआईआर काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट जोड़ा गया है। पहले जीरो एफआईआर संबंधित बातें थी नहीं, ये अभी नया ही जोड़ा गया, टेक्नोलॉजी आ गई। तो जीरो एफआईआर एक अवधारणा जिसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी संज्ञेय अपराध, किसी भी कॉग्निजिबल ऑफेंस, अब कॉग्निजिबल नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस दो प्रकार के होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे कि किसमें पुलिस वारंट चाहिए होता है, किसमें पुलिस वारंट नहीं चाहिए होता है, कौन सा गंभीर अपराध है, कौन सा गंभीर अपराध नहीं, वो आगे पढ़ लेंगे। अभी हमें ये बात याद रखनी कि कोई भी संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है, चाहे वह घटना किसी भी क्षेत्राधिकार में हुई हो। चाहे घटना राजस्थान में हुई हो, हम कभी भी कहीं भी जाकर किसी भी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। पहली बात तो संज्ञेय अपराध होना चाहिए। और इसका औचित्य क्या है कि विचार बिना किसी देरी की शिकायत के त्वरित पंजीकरण और सुविधा प्रदान करना, खासकर ऐसे मामलों में जहां तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। जीरो एफआईआर धारा 173 हमें याद रखनी है, तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है और किसी भी पुलिस स्टेशन में कराई जा सकती है और संज्ञेय अपराध है और धारा 173। इसके अलावा जीरो एफआईआर का यहाँ भी जिक्र किया गया है कि पुलिस की एफआईआर दर्ज कराना का अनिवार्य जहां किसी भी संज्ञेय अपराध के बारे में मौखिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से सूचना प्राप्त हो सकती है, भले ही उसका ये हम सूचना फोन कॉल के माध्यम से भी दे सकते हैं। आगे हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ेंगे तब इस बारे में और चर्चा करेंगे कि कैसे फोन कॉल के माध्यम से भी आप एफआईआर दर्ज करा सकते हो, पोर्टल के द्वारा भी करा सकते हो। फोन कॉल किया पुलिस स्टेशन में या कहीं पे भी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। एफआईआर की फुल फॉर्म देख लेना, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट और प्रथम सूचना रिपोर्ट होती है। धारा 173 हमने देख ही लिया। बाद में पुलिस में जब हमने जीरो एफआईआर कराई है, किसी भी थाने में कराई है, वो पुलिस उसे जो संबंधित थाना है उसमें ट्रांसफर कर देगी और उसी में कार्रवाई चलेगी। परंतु मुख्य बातें ये है कि धारा 173 के अंदर जीरो एफआईआर के प्रावधान किए गए हैं। ये संज्ञेय अपराध के खिलाफ ही हो सकता है। इसका औचित्य ये है कि तुरंत हस्तक्षेप जहां पुलिस का अनिवार्य है, उन अपराधों में तुरंत हस्तक्षेप किया जाए ताकि जल्दी से कार्रवाई हो सके। और जब ये किसी भी क्षेत्राधिकार में पुलिस जीरो एफआईआर की जाएगी, वो एफआईआर ट्रांसफर हो जाएगी। हमारे काम की बातें ये है। इसके अलावा एक ऐप याद रखना है आपको, एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज। एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज पूछ लेंगे कि निम्न में से कौन सा ऐप जो कि प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर उपलब्ध है जहां पर नए आपराधिक कानूनों के बारे में बता रखा है। ऑप्शन दे देगा एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज, ऑप्शन दे देगा एनसीआरबी कंपाइलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉज, ऑप्शन दे देगा एनसीआरबी मॉड्यूल टू क्रिमिनल लॉज, या ऑप्शन डी कुछ भी दे देगा। तो हमें पता होना चाहिए कि एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज एक एक ऐप बनाया गया है जहां पर 3 नए आपराधिक कानूनों का संकलन है। ये गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इसके अलावा एक छोटी सी बात और कि ईएफआईआर पोर्टल चालू किया गया। ईएफआईआर करेंगे मतलब आप इंटरनेट के माध्यम से भी एफआईआर कर सकते हैं। हालांकि ये बात होती है कि एफआईआर होने के 3 दिन के बाद आपको पुलिस स्टेशन में जाकर हस्ताक्षर करने होंगे। हालांकि आप फोन कॉल के माध्यम से या पुलिस की वेबसाइट के माध्यम से या ईएफआईआर पोर्टल से एफआईआर दर्ज कर सकते हो। ये हमने आज जो जो पढ़ा उसको एक समराइज कर लेते हैं और जो पढ़ा उसको याद करने का प्रयास करते हैं कि आज हमने पढ़ा वो हमें याद है या नहीं है। हमने आज की शुरुआत आतंकवाद से की थी। आतंकवाद धारा 113 के अंतर्गत वर्णित है। हमें ये भी पता है कि आतंकवाद में मृत्युदंड का प्रावधान है। हमें पेरोल पर भी नहीं छोड़ा जाएगा, ये भी पता है। और हमें 10 लाख की सजा का बात भी पता है। हमें ये भी पता है कि भारत के या किसी विदेशी देश में भारत की एकता, अखंडता व सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कोई भी कार्य करते हैं या फिर भारत की जनता जनता को डराने या किसी एक हिस्से को डराने या ऐसा कृत्य जो सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ता है, वह भी आतंकवाद के अंतर्गत आएगा, जो धारा 113 में है, जिसके लिए मृत्युदंड का प्रावधान है। इसके अलावा हमने संगठित अपराध देखे थे, जो संगठित अपराध धारा 111 के अंतर्गत वर्णित है। हमने विभिन्न विभिन्न संगठित अपराध देखे थे, लेकिन हमने ये भी पाया था कि संगठित अपराध के लिए भी
मृत्युदंड का प्रावधान है। हमने निम्न संगठित अपराधों के बारे में देखा था, इसमें मानव तस्करी भी एक संगठित अपराध के तौर पर है, जो पीछे एक प्रश्न में भी आया था। इसके अलावा छोटे संगठित अपराध जिनके लिए 1 साल की सजा का प्रावधान है, वह धारा 110 व धारा 112 दोनों में है। धारा 110 व धारा 112 में दोनों में है, जिसके लिए 1 वर्ष से 7 साल की सजा का कारावास है। मतलब कारावास का प्रावधान छोटे संगठित अपराध के लिए 1 साल से 7 साल तक का कारावास का प्रावधान है, और धारा 110 व धारा 112 दोनों में है। धारा 111 में बड़े संगठित अपराधों के बारे में है, जहां मृत्युदंड का प्रावधान है। छोटे संगठित अपराधों के लिए 1 से 7 साल की सजा है। इसके अलावा हमने घृणास्पद भाषण देखा कि हमने घृणास्पद भाषण के लिए पीछे कुछ धाराएं तो देख ली थी जो भारतीय दंड संहिता में थी, जिनमें धारा 153 है, धारा 295 और धारा 505 है, परंतु उनमें कहीं भी घृणास्पद भाषण को प्रॉपर परिभाषित नहीं किया गया था। हमने भारतीय न्याय संहिता में ये पाया कि घृणास्पद भाषण को प्रॉपर तौर पर परिभाषित किया गया है, और उसी तौर पर हमने कुछ ये देखी घृणास्पद भाषण को परिभाषित करना चाहिए, और इसके लिए 3 साल की सजा का प्रावधान भी है। अभी हमने देखा सा छोटे संगठित अपराध के लिए 1 से 7 साल की सजा का प्रावधान है, घृणास्पद भाषण के लिए 3 साल की सजा का प्रावधान है, आतंकवाद या बड़े संगठित अपराधों के लिए मृत्युदंड की प्रावधान है। इसके अलावा हम देखते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण के लिए 10 साल है, और कपटपूर्ण तरीके से यौन संबंध बनाना जो धारा 69 में है, उसमें भी 10 साल की सजा का प्रावधान है। कपटपूर्ण तरीके से यौन संबंध बनाना, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स कि शादी का झांसा देकर करना, या पदोन्नति या नौकरी का झांसा देकर उसके साथ किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाना। हमने ये भी देखा कि भारत की दंड संहिता से भारतीय न्याय संहिता शब्द क्यों लाया गया, क्योंकि न्याय सामाजिक न्याय का द्योतक है। ये प्रतिशोधात्मक से सुधारात्मक दृष्टिकोण की ओर जाता है। साथ ही साथ न्याय सामाजिक न्याय का द्योतक है, न्याय की ओर परिवर्तन है, प्रतिरोधात्मक पहलू को बात करता है। ये सभी हमने बातें देख ली। सामुदायिक सेवा भी क्यों कराई जाती है, इसके फायदे क्या, जेल में भीड़ भाड़ कम होती है, समाज के प्रति जवाबदेह होते हैं, वो सभी बातें हमने देख ली है। आतंकवाद संबंधित बातें भी हमने देख ली, संगठित अपराध भी देख लिया गया है। इसके अलावा समावेशी भाषा का उपयोग, जहां पर चल संपत्ति में हर प्रकार की संपत्ति शामिल होगी, चाहे वह कॉपीराइट या पेटेंट संबंधित कोई चीज हो, या फिर अवयस्कों को बच्चों से प्रतिस्थापित किया गया है। अवयस्कों को बच्चों से प्रतिस्थापित किया गया है, इसका मतलब कि 18 वर्ष से कम उम्र की आयु वाले जो भी लोग होंगे, जो धारा 2-3 में पढ़े थे, वो सभी बच्चों की परिभाषा में आएंगे। और धारा 210 में ट्रांसजेंडर है। हमने ये भी देखा कि एक पृथक अपराध के रूप में छीना झपटी को माना गया है, जो धारा 304 में है। धारा 304 में एक पृथक अपराध के रूप में छीना झपटी मानी गई है, जो चोरी से अलग एक अपराध कर दिया गया है। साथ ही साथ निम्न में से कौन से प्रावधानों को हटा दिया गया, एडल्ट्री या व्यभिचार, आत्महत्या का प्रयास या अटेम्प्ट टू सुसाइड, इसके अलावा अप्राकृतिक अपराध जो धारा 370, नवतेज सिंह, नवतेज जौहर। निम्न कोर्ट के केस में ये एक डिसीजन दिया गया था कि अप्राकृतिक अपराध अब एक दंडनीय अपराध नहीं है, आत्महत्या का प्रयास भी नहीं है, और व्यभिचार या एडल्ट्री भी अब एक आपराधिक अपराध नहीं है। हिट एंड रन के मामले भी देखे थे कि धारा 106 के 2 के अंतर्गत कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है और पुलिस को या मजिस्ट्रेट को सूचना नहीं देता है, तो उसके लिए 10 साल की सजा का प्रावधान है। इसी के साथ हमने साथ साथ ये भी देख लिया था कि धारा 106 में तेजी से गाड़ी चलाना भी शामिल है, जिसके अंतर्गत भी 10 साल की सजा का प्रावधान है। 10 साल की सजा वाले 4 देख लिए थे, पर्यावरण प्रदूषण, कपटपूर्ण तरीके से यौन संबंध बनाना, हिट एंड रन और तेजी से गाड़ी चलाना। इसके अलावा धंधे पर काम पर लगाना धारा 95 के अंतर्गत कहा गया है कि किसी बच्चे को काम पर रखना, नौकरी पर रखना, या फिर उसे जोड़ने कृत्य को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 94 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के रूप में माना गया है, जिसके लिए 7 से 10 साल की सजा का प्रावधान है। अब आप खुद सोचना कि 3 साल की सजा का प्रावधान किसमें था और 1 से 7 साल की सजा का प्रावधान किसमें था। राजद्रोह हमने देख लिया है, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हमने देख लिया है, जीरो एफआईआर हमने अभी पढ़ा है कि संज्ञेय अपराधों के खिलाफ जीरो एफआईआर की जा सकती है, जो धारा 173 के अंतर्गत है। ये संज्ञेय अपराध या ऐसे अपराध जिसमें तुरंत हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, उनके लिए जीरो एफआईआर किसी भी थाना क्षेत्र में की जा सकती है, जो संबंधित थाना क्षेत्र में बाद में पुलिस द्वारा ट्रांसफर कर दी जाएगी। हमने एक ऐप का नाम भी देखा था जहाँ सभी प्रकार के नए आपराधिक कानूनों के प्रावधानों को बताया गया है, समझाया गया है। उस ऐप का नाम है एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज। इसके अलावा हमने ई एफ आई आर पुलिस एफ आई आर पोर्टल के बारे में बात की है। अब कुछ प्रश्न है वो देख लेते हैं। भारतीय न्याय संहिता में संहिता शब्द संदर्भित करता है,
सिंपल सा है, कानून निर्णय को करेगा नहीं, कानून विधान विधान को करेगा नहीं, कानून सर को करेगा नहीं, लीगल जजमेंट को नहीं करेगा, लीगल स्कॉलर्स को तो बिल्कुल ही नहीं करेगा, लीगल रिफॉर्म्स को भी नहीं करेगा, तो कानूनी संहिता हमारा उत्तर हो गया। ये एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चन है, हमें रट ही लेने चाहिए इन क्वेश्चनों को। तो भारतीय न्याय संहिता की दो अनुसार दंड का कौन सा नया रूप सामाजिक उत्तरदायित्व और सामुदायिक भागीदारी पर बल देता है? According to Bharati Nyaya Samhita, which new form of punishment emphasize social responsibility and community इन्वॉल्वमेंट? तो कम्युनिटी सर्विस, सामुदायिक सेवा, सिंपल सा आंसर है इसका, कोई सोचने वाली बात भी नहीं थी। अगला प्रश्न भी हम देखेंगे। तो जेंडर शब्द में कौन कौन यूज हो रहा है जो धारा 210 में है? तो पुरुष, महिला व ट्रांसजेंडर व्यक्ति। जीरो एफआईआर संबंधित कोई बात की गई है? तो जीरो एफआईआर अभी हमने देखा कि किसी भी पुलिस स्टेशन में क्षेत्राधिकार के बावजूद किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करना, ये जीरो एफआईआर के अंतर्गत आएगा। फिलिंग एन एफआईआर, फाइलिंग एन ऑफ एफआईआर एट एनी पुलिस स्टेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ जुरिस्डिक्शन। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार राजद्रोह को की संशोधित परिभाषा में अब निम्नलिखित पर बल दिया गया। राजद्रोह की परिभाषा के लिए हमने देखा था कि राजद्रोह में हमने कुछ परिवर्तन कर दिया गया है, जिसमें राज्य के खिलाफ हिंसा का समर्थन या एडवोकेसी शामिल है। वही बात है ना कि भारत की संप्रभुता एकता वाली बात है। राज्य की नीतियों का आलोचना नहीं होगी, बिना अनुमति के सार्वजनिक विरोध नहीं होगा, और राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति अनादर भी इसमें शामिल नहीं है। राज्य के खिलाफ हिंसा का समर्थन या एडवोकेसी ऑफ वायलेंस अगेंस्ट द स्टेट। आज हमने यही पढ़ा, उम्मीद है आपको याद होगा। कल हम जब क्लास लेंगे वापस, तब आप सभी इन चीज़ों को पढ़े और जो पीडीएफ भेजी है उसे प्रिंट कर ले और याद करने का कोशिश करें। जो कल पढ़ा था उसे भी रिवाइज करना और आज जो पढ़ा उसे भी रिवाइज करना। कल हम क्लास में पहले दोनों क्लास का रिवीजन करेंगे, फिर अगली क्लास में चलेंगे। कल हमारा ये टॉपिक भारतीय न्याय संहिता समाप्त हो जाएगा, और सीआरपीसी व जो भारतीय नागरिक साक्ष्य सुरक्षा संहिता है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम वो छोटे छोटे हैं, तो वो जल्दी समाप्त हो जाएंगे। उम्मीद है आप इन सभी को याद करके आएंगे। धन्यवाद।